हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर के सेट 7 के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हम 2019 के 6 सेट कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है या प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है 2019 अनसॉल्व्ड पेपर के नाम से बच्चों, तो आप वहां जाकर भी बच्चों देख सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर कराएंगे और 2019 का जो तो हम यहाँ पे कराने ही वाले हैं। मतलब 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर तो हम एक ही क्लासेस पर ही कंप्लीट कराएंगे, बट जो 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर है बच्चों, वो हमारा एक नया चैनल है JMD क्लासेस के नाम से, उस पर हम जो है आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट बॉक्स में भी है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज उस चैनल पर मैं 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर ही नहीं, जितने भी अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी मैं उसी चैनल पर देने वाला हूं। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए। तो हमने बच्चों आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे इसमें खंड 2 2 खंड कंप्लीट करा दिए थे। आज तीसरा खंड आपका चलेगा बच्चों, ठीक है। यानी कि 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इसमें सभी खंड हल करने हैं। इसमें बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है तीसरे का क्या, पढ़िए क्या कहा है इसमें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C हमें दे रखे हैं। यानी एक ट्रायंगल है बच्चों और ट्रायंगल के हमें शीर्ष दे रखे हैं, उसका एरिया निकालना है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। इस त्रिभुज का पहला जो शीर्ष है इसके कोऑर्डिनेट है 1,1,2। दूसरे जो कोऑर्डिनेट है वो है बच्चों 2,3,5 और तीसरे जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,5,5, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो बच्चों इसमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इट मीन्स कि 3 डायमेंशनल का सवाल है बच्चों, 2D का नहीं है, 3D का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है 3D में, 1/2 AB क्रॉस BC का मापांक। तो AB क्रॉस BC कैसे निकालेंगे, पहले इसको सदिश की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका ये तीसरे का, ठीक है भाई। तो यहां पर लिखेंगे AB सदिश, AB सदिश, AB सदिश। तो AB सदिश कैसे निकालेंगे, देखिए AB सदिश निकालेंगे B माइनस A, B माइनस A, B में से A को घटा के। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। यानी ये आप इसमें से घटाएंगे इसको, फिर इसमें से घटाएंगे इसको और इसमें से घटाएंगे इसको और IJ के लगा देंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। तो फॉर्मूला होता था बच्चों इस तरीके से, यहाँ पे X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस Z1 K कैप, इस तरीके से। तो यहां से X2 में से X1 घटाएंगे, यानी 2 माइनस 1 I कैप, 3 माइनस 1 J कैप एंड 5 माइनस 2 K कैप। तो फाइनली यहां से 1 I कैप, 2 J कैप, 3 K कैप हो गया AB। ऐसे ही आप BC सदिश निकाल लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, BC हमारा ये हो जाएगा जो है यहाँ पे, चाहे फिर आप ऐसे रखिए, इसको आप X1 Y1 और Z1, इसको मानिए आप X3 Y3 Z3। तो यहाँ से BC सदिश निकालेंगे, BC सदिश। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा X3 माइनस X2, X3 माइनस X2 I कैप, Y3 माइनस Y2 J कैप, Z3 माइनस Z2 K कैप। जब भी आपको ट्रायंगल के पॉइंट दे रखे हों, बिंदु दे रखे हों और आपको सदिश निकालना हो, यानी उसकी भुजाओं को सदिश निकालने हो, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, या डायरेक्ट भी घटा के ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप X3 यानी 2 में से घटाएंगे 1 को, तो 1 I कैप बचेगा, Y3 माइनस
x3 में से x1 घटाना है, मैं उल्टा करना है, यानी 1 में से घटाना है 2, तो माइनस के 1 आई कैप हो जाएगा। फिर y3 में से घटाना है y2 को, तो 5 में से घटाना है 3 को, तो 2 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद 5 में से घटाना है 5 को, तो 0 के कैप हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मेन है कि आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए निकालने का सदिश की फॉर्म में। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB क्रॉस AC, या BC भी बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, BC भी बोल सकते हैं। ये इतना मात्रक होता है। तो इसे निकालने के लिए पहले मुझे AB चाहिए और BC चाहिए, तभी तो हम AB और BC निकाल रहे हैं। अब इसका क्रॉस निकालिए, ठीक है। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, यानी AB क्रॉस AC, तो सारणिक विधि से निकालते हैं IJK। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर IJK के गुणांक -1 2 और यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, आगे देखिए इसका प्रसार कीजिए आप। तो AB क्रॉस AC, वेक्टर AB भी बोल सकते हैं हमने, वेक्टर AB लगा दीजिएगा आप, ठीक है। वेक्टर AB, वेक्टर AC नहीं यार, ये BC है, हम यहाँ AC लिख रहे हैं, ये BC हो गया है ना। अब देखिए तो सबसे पहले आई कैप, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बिकॉज प्लस माइनस प्लस होता है, तो पहली रो पहला कॉलम, इसका इसमें 0 माइनस इसका इसमें 6, फिर माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें 0 माइनस इसका इसमें, तो -1 का 3 में करेंगे तो -3 आएगा, और एक माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, और प्लस के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें 2 और -1 का 2 में करेंगे तो -2, और एक माइनस पहले से है तो +2 हो गया। तो फाइनली यहाँ पर आपका आ गया माइनस के 6 आई कैप, ये माइनस के 3 जे कैप, और 2 और 2 4 के कैप। ये AB क्रॉस BC आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मापांक AB क्रॉस BC, ठीक है, वेक्टर AB क्रॉस BC। तो 1/2 AB क्रॉस BC का मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में I के गुणांक का वर्ग, I का गुणांक कितना है -6 का वर्ग 36, प्लस J का गुणांक यानी -3 का वर्ग 9 का वर्ग, और फिर K का गुणांक 4 का वर्ग 16 आ गया, ठीक है। तो फाइनली 1/2 अंडर रूट में 6 और 9 15 और 6 21 का 1 हासिल लागे 2, 1 और 3 4 और 2 हासिल 6, रूट 61 मात्रक। इतना आपका आंसर आ गया, 1/2 अंडर रूट 61 यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। वैसे पहले मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, बट हो सकता है आपको टाइम हो गया हो मुझे कराए हुए, तो इसलिए मैंने करा दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, ट्राइंगल से संबंधित बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप लोगों को मैं अभी तक 6 सेट करा चुका हूँ, और 7वां सेट भी आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 7 सेट हमने करा दिए। यकीन मानिए अगर आपने 7 सेटों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में कहीं क्वेश्चन नहीं बचने वाला है आपसे। बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ पर हो रही है बच्चों मैथ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, कुछ चैप्टर हैं दे देंगे अभी। मैं अभी तक जो है आपको चैप्टर नंबर जो 9 है अवकल समीकरण, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में जल्दी JMD क्लासेस पर कराऊंगा उनका, ठीक है। और ये भी सेट कंप्लीट होने के बाद 2020 के जो है आपका जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो भी JMD क्लासेस पर ही कराया जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में है, या आप सर्च भी मार सकते हैं, ठीक है। हमारी कुछ एक वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है, आफ्टर सम टाइम वहाँ पर हम कॉम्पिटिशन की तैयारी आपके लिए कराएंगे, ठीक है, आफ्टर 12th। चलिए, तो अब अगला जो प्रश्न है खा, तीसरे का खा प्रश्न है। ये बच्चों अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। वक्रों के कुल y बराबर e⁻x a cos x प्लस b sin x, जिसमें a और b क्या है, स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है प्यारे, अवकल समीकरण। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो स्वेच्छ अचर हैं a और b, इनको आपको हटाना है बस। ज्यादातर जितनी बार इसमें जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर a और b 2 आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं तो इसका अवकलन 2 ही बार करना है आपको, और 2 बार अवकलन ऐसा करना है कि आपके ये a और b उसमें से हट जाए। बस आपका टारगेट क्या है कि इसका अवकलन करना है। कितनी बार करना है, जितने इसमें स्वेच्छ अचर आ रहे हैं। कितने स्वेच्छ अचर आ रहे हैं इसमें, 1 और 2,
यानी ए और बी दो ही तो सुविक्षर आ रहा है, तो 2 बार इसका आपको ज्यादा से ज्यादा अवकलन करना है और दोनों बार अवकलन करके ऐसा आपको कुछ करना है कि ए और बी हट जाए। जो भी आपका अवकल समीकरण मिलेगा वही आपका आंसर है। तो देखिए सबसे पहले इसका एक और अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का होगा dy ओवर dx। ये देखिए यहाँ पर गौर दीजिएगा, आप ऐसा कीजिए, आप इसका अंदर गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। e की पावर x का अंदर गुणा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ये फर्स्ट हो गया और ये पूरा ब्रैकेट सेकंड हो गया, ठीक है। तो पहले को छोड़ा, इसका अवकलन करिए आप, तो a कांस्टेंट cos x का क्या होगा माइनस के sin x प्लस b कांस्टेंट sin x का क्या होगा cos x। तो पहले को छोड़ा, इस दूसरे का अवकलन, फिर प्लस अब इस दूसरे को छोड़ो, यानी a cos x प्लस b sin x को छोड़ा, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x यानी दूसरे का अवकलन, ठीक है। तो यहां से क्या मिला हमें dy ओवर dx मिल गया। अब देखिए गौर दीजिए, ये किसकी वैल्यू है पूरी की पूरी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये y की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 बना लें तो, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं। तो इसको आप जो है ऐसा कीजिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x और ये माइनस a sin x प्लस b cos x और प्लस इसकी जगह क्या लगा देंगे समीकरण 1 से y, क्योंकि ये पूरा का पूरा y की वैल्यू है, देखिए, ठीक है। a cos x प्लस b sin x इंटू e की पावर x तो सेम है, तो यहाँ पे लगा देंगे y। अब इसका पुनः अवकलन कर दीजिए, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो पुनः जब हम अवकलन करेंगे तो इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा सेकंड। तो करिए dy ओवर dx का दोबारा करेंगे तो d2y ओवर dx2, पहले को छोड़ा, इसका अवकलन करिए दोबारा से। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस a तो है कांस्टेंट है, sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x और ये b कांस्टेंट है, cos x का क्या होगा माइनस के sin x। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस अब दूसरे को छोड़ो, यानी माइनस के a sin x प्लस b cos x को छोड़ा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ y का अवकलन करेंगे हम, तो प्लस y का कर दीजिए dy ओवर dx, ठीक है। और आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये तो d2y ओवर dx2 है, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये e की पावर x है, ये प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो a cos x प्लस b sin x। अब देखिए यहां पर आप गौर दीजिए, यहां पर मुझे क्या करना है कि dy ओवर dx की वैल्यू लगा दीजिए आप यहां पर, या फिर आप ऐसा कीजिए, ये देखिए मुझे इसे हटाना है तो इसकी वैल्यू क्या है यहां से निकाल सकता हूं मैं सेकंड से। क्या कीजिए, इस y को ना आप इधर भेज दीजिए तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी और इसकी जगह हम लगा सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे a और b हटाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ पीछे से वैल्यू लेकर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर ये तो हट जाएगा क्योंकि ये टोटल वैल्यू देखो यहाँ से किसकी है y की है, और ये मुझे और हटाना है, यहाँ पर a और b आ रहा है, तो यहाँ से देखो ये टोटल वैल्यू और ये टोटल वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल के y को उधर भेज दूँ तो क्या मिल जाएगी dy ओवर dx माइनस के y लग जाएगा इसकी जगह पर, तो dy ओवर dx और ये y इधर आएगा तो माइनस के y। ये वैल्यू किसकी है टोटल, इसकी यानी इसकी, तो इसकी जगह लगा दिया एंड प्लस dy ओवर dx आपका है ही। और देखिए ये किसकी वैल्यू है, कहां से, समीकरण 1 से, टोटल y की वैल्यू है तो y की वैल्यू लगा दो, तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लगा देंगे, माइनस को छोड़ो, बाकी वैल्यू ये किसकी है, ये y की वैल्यू है तो यहाँ लगा देंगे y एंड प्लस एक dy ओवर dx और एक dy ओवर dx, 2 dy ओवर dx और माइनस के y, तो माइनस का एक y और माइनस का एक y माइनस के 2y हो गए, तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस के 2y और प्लस के 2 dy ओवर dx। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमें ज्ञात करना था, कुछ नहीं करना है, जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ रहे हैं उसका उतने ही बार अवकलन करना है और आपको दिमाग लगा के बस वो ऑर्बिटरी कांस्टेंट हटाने हैं। क्या देखिए इसमें a और b आ रहे हैं क्या, अब कहीं नहीं आ रहे, तो बस आपका आंसर।
तो हमने क्या किया, पहले इसका एक बार अवकलन किया, फर्स्ट सेकंड रूल लगा दिया, उसको समीकरण, इसको समीकरण 1 बना लिया, इसको समीकरण 2 बना लिया, फिर इसका पुनः अवकलन कर दिया। और पुनः अवकलन करने पर हमें क्या मिला, यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर ये टोटल वैल्यू y की बन गई, तो y लगा दिया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कैसे, तो y को उधर भेज दिया, dy/dx माइनस y, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लगाई थी y, उसका अवकलन कर दिया dy/dx, ठीक है, ये वाला। अब देखिए आराम से देखिए, यहाँ से a और b आपके हट गए, क्योंकि इसकी जगह y लगा दिया और ये आप पर जुड़ के इतना आ गया। गौर दीजिएगा, a और b यहाँ से हट गई और a और b हटते ही आपका आंसर है, ठीक है। ऑर्बिटरी कांस्टेंट इस टाइप का कभी कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण पूछे तो सिर्फ आपको वहां से ऑर्बिटरी कांस्टेंट हटाने हैं, हटाते ही जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वही आपका आंसर है। जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ रहे हैं आप मैक्सिमम उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों, गा है तीसरे का। यहां पर इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 2x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, मान निकालना है। देखिए ऐसे सवाल में सीधे सीधे आप क्या कीजिए, वैसे में पहले आपको शायद मैंने ये कराया है, आपको कुछ नहीं करना है, साइन की पावर q को ब्रेक कर लो। कैसे, इस साइन की पावर q को साइन x इंटू साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं हम, और ये कॉस स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, इंटू कॉस स्क्वायर x एंड dx। इंटीग्रेशन साइन x को तो आप ऐसे ही रहने दो, इस साइन स्क्वायर x को कॉस में चेंज करो, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब आप यहां पर क्या कीजिए, इस cos x को ना, इस cos x को t मान लो, सिर्फ इस cos x को, तो माना cos x इज इक्वल टू t। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x dx बराबर dt, तो माइनस को उधर भेज दो, तो साइन x dx बराबर माइनस के dt। तो साइन x dx की वैल्यू क्या आ गई, साइन x और dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt, यहां लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन, और देखिए 1 माइनस के cos x के क्या लगाएंगे आप, t ऊपर से स्क्वायर, तो t स्क्वायर, और इनटू cos x की जगह t ऊपर से स्क्वायर, और sin x dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt, तो dt और माइनस हो रहे, तो माइनस को ले लेते हैं बाहर। अब इस टी स्क्वायर का अंदर गुणा करो, टी स्क्वायर का 1 में करेंगे तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का माइनस टी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के टी की पावर 4 और डी टी। अब इसका आप टी के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो भाई माइनस तो बाहर है, इंटीग्रेशन टी की पावर 2 का अवकलन समाकलन, टी की पावर 2 का समाकलन होगा टी की पावर 2 प्लस 1 यानी 3/3 माइनस टी की पावर 4 का समाकलन टी की पावर 4 प्लस 1 यानी 5/5, ठीक है, एंड प्लस सी। अब टी की वैल्यू लगा दीजिए आप, माइनस के टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमने मानी थी कॉस, तो कॉस लगा दीजिए, और पावर 3 है तो 3/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज रहने दो, एंड माइनस यहाँ पे कॉस की पावर 5x/5 एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, साइन की पावर 3 को साइन इंटू साइन स्क्वायर में ब्रेक कर दो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दो, फिर कॉस एक्स को टी मान लो, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, लगा के टी स्क्वायर का अंदर गुणा करो, समाकलन कर दो, लास्ट में टी का मान लगा दीजिए, जो भी मिले आपका आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसे उठा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है प्रोबेबिलिटी से, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है लेकिन फिर भी करा देता हूँ क्योंकि अक्सर कर बच्चों को प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ये तीसरे का घ प्रश्न है बच्चों। देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ। दोनों बच्चों के लड़का होने की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो भाई एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो परिवार में 2 बच्चे हैं
दो बच्चे होने की प्रतिदर्श लिखो, प्रतिदर्श समष्टि लिखो। प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है भाई? एक परिवार में दो बच्चे हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं दो बच्चे होने की? हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो, बॉय, दूसरा बच्चा भी लड़का हो। भाई दो बच्चे हैं तो हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो, या जरूरी है दोनों ही बच्चे लड़के हों? ये भी हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो, दूसरा बच्चा भी लड़की हो, या जरूरी है दोनों लड़की हो? पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा बच्ची लड़की हो, या जरूरी है पहला बच्चा लड़की हो, दूसरी बच्चा लड़का हो? ये कंडीशन बन सकती है। चार कंडीशन बनेंगी, या तो दोनों ही बच्चे लड़के होंगे, या दोनों ही बच्चे लड़कियां होंगी, या पहला बच्चा लड़का दूसरी बच्ची लड़की, या पहला बच्चा लड़की दूसरा बच्चा लड़का। ये कंडीशन बन सकती हैं। तो कुल यहाँ से NS जो बन गया वो बन गया आपका 4। कितना बन गया? 4। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये ज्ञात है हमें, तो दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है, इस घटना को हम मान लेते हैं A। तो कम से कम एक बच्चा लड़का जरूर हो। तो कम से कम एक बच्चा लड़का का मतलब क्या है कि एक बच्चा भी लड़का हो सकता है और एक से ज्यादा बच्चे भी लड़के हो सकते हैं। कम से कम मतलब जो कहा है वो और उससे ज्यादा भी। तो कम से कम एक बच्चा लड़का, यानी इसमें एक बच्चा लड़का आ रहा है तो इसे ले सकते हैं, इसमें भी एक बच्चा लड़का है तो इसे भी ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे भी लड़के हो सकते हैं तो इसे भी ले सकते हैं। क्योंकि कम से कम मतलब है जो कहा है वो और उससे ज्यादा भी। कम से कम एक बच्चा लड़का है तो एक बच्चा जिसमें लड़का हो वो भी ले लो, और उससे ज्यादा यानी दो बच्चे लड़के हो उसे भी ले सकते हैं, तो तीनों ले सकते हैं। तो यहाँ से Na कितना आ गया? Na आ गया आपका 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Pa कितना होगा? तो P होगा Na/NS। तो Na कितना है? 3, और NS कितना है? 4। ऐसे ही अगली घटना में क्या कहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़के हों, तो दोनों बच्चे लड़का हों। भाई दोनों बच्चे लड़का हों, इस घटना को हम B मान लेते हैं। तो दोनों बच्चे लड़का कौन से कितने हैं? ऐसे एक ही तो है सैंपल पॉइंट जिसमें दोनों बच्चे लड़के हैं, एक B और B। ठीक है, तो NB कितना हो गया? NB हो गया 1। तो PB कितना हो जाएगा? NB/NS, यानी 1/4। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है तो यहां पर हम निकालेंगे पहले A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों में कॉमन क्या है A में और B में। तो A में और B में जो कॉमन है वो है B और B, B एक कॉमन है, तो B, B, यानी NA इंटरसेक्शन B आ गया 1। तो PA इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा? NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS, तो 1/4। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता जब यह ज्ञात हो कि परिवार में दो बच्चे हैं। ठीक है, ये तो कहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ना। इसमें कहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है। ये ज्ञात है कि दोनों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ये हमसे पूछी है। तो देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रायिकता, यानी PB/A निकालनी है। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ये ज्ञात करो। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता को हमने B माना है, तो जो निकालना होता है वो ऊपर, जिसकी पता होती है वो नीचे। तो PA इंटरसेक्शन B लगा दो या B इंटरसेक्शन A लगा दो, और नीचे आ जाएगा PA। कितना आ जाएगा? PA। अब देखिए लगाइए, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3/4। इससे ये कट गया, फाइनली आपका 1/3 आंसर। ठीक है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ, जिसकी पूछी है वो ऊपर, जिसकी निकालनी है वो नीचे। ठीक है, चलिए जिसकी पता है वो नीचे, सॉरी। तो क्लियर हो गया? तो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लिया करो बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है बच्चों? देखिए यहां पर हमें जो दे रखा है
ये फोर्थ का बच्चों का प्रश्न है। इसमें एक वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है और एक वेक्टर सी भी दे रखा है और वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी सी पर लंब है तो लैम्डा का मान निकालो। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या दिया है, वेक्टर ए आपको दे रखा है 2i 2j 3k, 2i 2j 3k। वेक्टर बी आपको दे रखा है माइनस के 1i 2j k, माइनस के 1i 2j k। और वेक्टर सी आपको यहाँ पर दे रखा है, वेक्टर सी बराबर है वेक्टर सी आपको इसमें तो यार कुछ लिखा नहीं है आई थिंक, चलो 3i प्लस जे, 3i प्लस जे ये है, ठीक है। और हमें ये भी कहा है कि a प्लस लैम्डा वेक्टर बी सी पर लंब है, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है। तो यानी कि ये और ये आपस में लंब हैं। तो जब दो सदिश आपस में लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, तो वेक्टर a की वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, एंड प्लस लैम्डा वेक्टर b की वैल्यू माइनस i 2j प्लस k। इसको सॉल्व करो तो देखो इस लैम्डा का अंदर गुणा करो तो ये 2i 2j 3k तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के लैम्डा आई कैप प्लस के 2 लैम्डा जे कैप प्लस के लैम्डा के कैप। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लो भाई, आई कैप कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप, यहाँ से और यहाँ से जे कैप कॉमन आ रहा है, सिर्फ जे कैप कॉमन लो, वैसे 2 भी आ रहा है 2 मत लो, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप। और यहाँ से तीसरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, के, यहाँ से के कैप कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी और वेक्टर सी हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब देखिए वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है, लंब है, ये हमें दिया। तो क्या होगा फिर, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 होगा, क्योंकि ये भी एक सदिश है और ये भी एक सदिश है। जब दो सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, ये लगा दो यहाँ पे, तो 2 माइनस के लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है, एंड डॉट वेक्टर सी की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस जे कैप और k है नहीं तो 0 k कैप कर लो से बराबर 0। अब यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, बेहद सिंपल है, इसका डॉट करेंगे इसके साथ, तो 3 का करेंगे 2 में 6 और 3 का करेंगे लैम्डा में 3 लैम्डा और i डॉट i 1 हो गया। ऐसे इसका करेंगे, यहाँ 1 है 1 में तो यही आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा और जे डॉट जे 1 और प्लस इसका करेंगे 0 में तो 0 और के डॉट के 1 बराबर 0। तो फाइनली 6 माइनस 3 लैम्डा और 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर क्या हो गया 0। तो भैया देखो 6 और 2 8 हो गया, इधर आ जाइए 8 और माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस के 1 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 8 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी और सी आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और देखिए इसमें जो अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, आप इसको खुद कर लीजिएगा, दोनों और इसको जो है वो ले लीजिएगा लॉग, दोनों और लॉग लेके होगा ये, ठीक है। चौथे का जो खा प्रश्न है इसमें क्या करना है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, इसको y बराबर मान लेना और दोनों ओर क्या ले लेना, log ले लेना, फिर अवकलन कर देना, लास्ट में y का मान लगा देना। बहुत बार कराएं ऐसे सवाल, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में मिलेंगे, इनको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।